एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की जब बात की जाती है तो हमें किसका ध्यान आता है? हमें ध्यान आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें किस चीज़ का ध्यान आता है? 7th शेड्यूल का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 7th शेड्यूल को हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलेगा, यानी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल्ड में आपको 3 सूचियाँ मिलेगी, यानी 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेगी 7th शेड्यूल के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची हिंदी में से बोलेंगे, इसके अंतर्गत 3 लिस्टें आपको देखने को मिलेंगी। 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची है। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची वो होती है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कानून बनाने का अधिकार होता है, उसे हम बोलते हैं संघ सूची। तो वहीं पर स्टेट लिस्ट को हम देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य की सरकारें जैसे यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़ इन्हें कानून बनाने का अधिकार होता है। कनकरेंट लिस्ट में वो विषय आते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारें दोनों को इक्वली कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के कानून, स्टेट गवर्नमेंट के कानून आपस में यदि टकराते हैं तो फिर वहाँ पर आप देखोगे कि भारत सरकार का जो कानून है, लॉ है, वो लागू होगा और राज्य सरकार का कानून समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जब भी भारत सरकार और राज्य सरकार की टक्कर होगी तो उसमें भारत सरकार की जीत होगी, यानी भारत सरकार के कानून को प्रभावी माना जाएगा, लागू माना जाएगा। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत इस अध्याय में हम किसके बारे में? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में यात्रा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पर श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे और बेल्जियम का एग्जाम्पल लेंगे, यानी 2 राज्यों का एग्जाम्पल लेकर के उनकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संबंधों को समझ रहे होंगे। सत्ता की साझेदारी का मतलब यहाँ पे एक और भी है जिसे आपको यहाँ पे समझ लेना है। जब हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो केवल हम ये नहीं कहते हैं कि सत्ता भारत सरकार और राज्य सरकारों में बटेगी या केवल उसकी 3 लिस्ट होंगी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, बल्कि इसका एक मतलब ये भी है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसके 3 अंग होते हैं। एक होती है आपको एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है लेजिस्लेचर, तीसरी होती है जुडिशरी। तो सरकार के जो मेन रूप से ओरिजिनल जो है मुख्य रूप से 3 अंग हैं, सरकार का बंटवारा उसमें भी होता है। ऐसा इसलिए होता है, इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का पृथक्करण। ये महान थिंकर मॉन्टेस्क्यू का दिया गया सिद्धांत है ताकि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो और सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में ना रहे। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। दोनों देश छोटे देश हैं। बेल्जियम के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि बेल्जियम जो है वो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती हैं, यानी 4 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन 4 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी आबादी की अगर बात की जाए तो इसकी आबादी आपको दिखेगी 1.25 करोड़ की लगभग। यहाँ पर इसकी आबादी आपको देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर देश की आबादी आपको 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक देखने को मिलेगी, यानी हरियाणा की आबादी से लगभग इसकी आबादी आपको आधी देखने को मिलेगी। यहाँ की जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ की जो कुल आबादी उसका 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, यानी यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा डच है।
तो 59% लगभग ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 60% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा का यूज करते हैं। बाकी जो बचे हुए 40% हैं, उन 40% जो है बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, बेलोनिया एरिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं। तो आपको ये बात पता चलेगी कि बेल्जियम में बोले जाने वाली जो भाषाएं वो मुख्य रूप से 2 भाषाएं, इसके अलावा और भी भाषाएं यहाँ पे डच और फ्रेंच। 59% यानी लगभग 60% लोग जो है फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी राजधानी में ज़्यादातर फ्रेंच बोली जाती है, और 20% लोग डच बोलने वाले समूह और 20% जो लोग हैं वो लोग डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, यानी अल्पभाषी लोग हैं, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ताकतवर समूह हैं। बेल्जियम के अंतर्गत आप देखेंगे तो फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादातर, यानी अल्पसंख्यक जो समूह है वो पावरफुल है। पावरफुल का मतलब इकोनॉमिकल पावरफुल हो सकता है, आर्थिक रूप से उनके पास संसाधन हो सकते हैं, पॉलिटिकली एम्पावर हो सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसे पदों पर हो सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पावर हो गई, इकोनॉमिक पावर हो गई। शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की स्थिति में नाराज़गी थी, इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ा। देखिए जब हमने ग्वालियर से तो आपने देखा कि फ्रेंच और डच लोगों के बीच किस प्रकार टकराव है। एक बार फिर रिवाइज कर देते। फ्रेंच लोग जो हैं वो संख्या में कम है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से, हर सामाजिक रूप से, हर दृष्टि से मजबूत हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन है, पॉलिटिकल पावर है। डच लोग संख्या में अधिक हैं, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर नहीं है। इसी कारण राजधानी ब्रुसेल्स में इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिला है। कारण क्या है कि मार्क्स एक महान विचारक हुए, तो उन्होंने कहा था कि समाज में 2 वर्ग हैं। समाज में 2 वर्ग हैं। एक वर्ग कौन सा है? एक वर्ग जो है जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट वर्ग है। एक वर्ग कौन सा है? एक वर्ग है कैपिटलिस्ट का मतलब अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग जिसके पास बहुत सारा धन है। दूसरा है गरीब वर्ग। गरीब को उन्होंने बोला प्रोलेटरेंट है जी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए। मजदूर वर्ग है। तो मजदूर वर्ग क्या करेगा? जब इसका शोषण होगा अमीरों के द्वारा, तो फिर अमीरों पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करके उनके संसाधनों पर नियंत्रण कर लेगा। तो बेल्जियम का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, राजधानी ब्रुसेल्स है। अब हम तुलना करेंगे इसकी श्रीलंका से। श्रीलंका की समस्या के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। अब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे एक टापू है, इसके चारों तरफ आप यहाँ देख लीजिए कि वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड हो, पानी से घिरा हुआ है, ऐसे देश को हम द्वीपीय देश कहते हैं, द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, जो तमिलनाडु की दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी तमिलनाडु के पास में ही स्थित है। कौन सा देश? श्रीलंका। तो हम यहाँ पे श्रीलंका की चर्चा कर रहे हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और दूसरा तमिलनाडु के तट के पास में ये स्थित है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर। इसकी आबादी लगभग देखेंगे तो 2 करोड़ इसकी आबादी है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी कि इसकी आबादी को एक मामले में आप देखोगे कि इसकी आबादी हरियाणा के बराबर है। इसकी आबादी हरियाणा राज्य के बराबर है। तो यानी बेल्जियम से बड़ा देश है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन के हिसाब से। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। इसमें सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का, यानी सबसे बड़ी जो आबादी है वो सिंगली की है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। यानी श्रीलंका में भी आप अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन देखोगे, जनसंख्या संगठन देखोगे, तो सबसे बड़ा जनसंख्या संगठन आपको सिंगलियों का देखने को मिलेगा, वो 74% है। और सबसे कम जनसंख्या समूह आपको देखने को मिलेगा, लगभग दूसरे नंबर पर ही आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंका में। तमिल हैं, 18% हैं। तो तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल। तो जब हम तमिलों की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो तमिल आपको 2 मूल के मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक भारतीय मूल के तमिल। भारतीय मूल के तमिल आपको 13% देखने को मिलेंगे, राइट। तमिल जो अपने बेसिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत
से श्रीलंका लाए गए थे उनकी संतानें। यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ थे, भारत चूँकि एक बड़ा देश था, गरीब देश था, तो यहाँ से लोगों को मजदूरी करने के लिए श्रीलंका ले गए थे और श्रीलंका में उन पर मजदूरी के रूप में काम कराया। फिर उनके जो लोग बच्चे थे वो वहीं पर रहने लगे और फिर वहीं के मूल निवासी वो बन गए। रहने वाले तो भारत के थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय तमिल या हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है, राइट। तो आपको ये समझने होगा कि अंग्रेज़ बहुत सारे लोगों को सूरीनाम वगैरह ले गए थे, साउथ अमेरिका के देशों में ले गए थे, उत्तरी अमेरिका के देशों में ले गए थे, अफ्रीका के देशों में ले गए थे, जिन्हें गिरमिटिया मजदूरों के नाम से जाना जाता है, गिरमिटिया मजदूरों के नाम से जाना जाता है। तो इसका कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे में जब आप देखेंगे तो अधिकतर सिंगली भाषी लोग हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी सिंगली भाषी लोग हैं और बौद्ध धर्म का अनुसरण वो करते हैं। जबकि कुछ लोगों में हिंदू भी देखने को मिलेंगे और मुसलमान भी देखने को मिलेंगे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों मात्र 7% आपको देखने को मिलेगा, वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ईसाई लोग हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखोगे कि समस्या आखिर हुई कैसे। अब श्रीलंका में आप जब देखोगे तो श्रीलंका में आप देखोगे कि जो बहुसंख्यक लोग हैं यानी सिंगली लोग हैं वो अल्पसंख्यक तमिल, ईसाई और मुसलमानों पर अत्याचार करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण एक सिविल वार, गृह युद्ध की परिस्थिति यहाँ पे बन जाएगी। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी भारत 1947, उसके अगले साल 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था। और यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको नेता देखने को मिलेंगे, यानी वहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर है वो किसने कब्जा कर लिया, उस पॉलिटिकल पावर पर सिंगली समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया। यानी पॉलिटिकली, जैसे कि आपने बेल्जियम के एग्जाम्पल पर देखा था कि फ्रेंच लोग जो अल्पसंख्यक थे लेकिन उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर मजबूत थी, इसलिए जो बहुसंख्यक लोग थे, डच लोग थे, उनसे असंतुष्ट थे और इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। यही सेम क्राइटेरिया सेम आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली हैं, अल्पसंख्यक तमिल हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, बहुसंख्यक लोगों का सत्ता पे कब्जा। वहाँ जस्ट उल्टा था, वहाँ अल्पसंख्यक लोगों पर सत्ता और इकोनॉमिक पावर था, उनके पास पॉलिटिकल पावर था उनके पास। यहाँ पर बहुसंख्यक लोगों के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर है, अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, कमज़ोर है और इसलिए श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो 1956 में क्या होगा, 1956 में आप देखोगे कि कानून बना करके 1956 में सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया सिंगली को। अब सिंगली के साथ अगर 18% बोलने वाले लोग तमिल है तो तमिल को भी सेकंड स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। राजभाषा का मतलब होता है कि सरकारी कामकाज की भाषा, एक ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में यूज की जाती है, विश्वविद्यालय हो, सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। और नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म का संरक्षण बढ़ावा देगी, यानी सरकार बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी और उसे बढ़ावा देगी। जो तमिल लोग थे, तमिल लोग चूँकि भारतीय मूल के हैं ज़्यादातर और वो हिंदू लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वो रुष्ट होने लगे। राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और नौकरियों के फायदे, अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव होने लगा। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, तमिल और सिंगली समुदाय में जो तमिल और थे वो सिंगली समुदायों से पिछड़ने लगे, उनसे उनकी स्थिति बदतर होने लगी। यहाँ पर आप देखोगे कंपोजिशन श्रीलंका का, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के जातीय समुदाय में सिंगली हैं, श्रीलंकाई तमिल हैं, भारतवंशी तमिल हैं, मुसलमान हैं। ये जाफना आइलैंड, जाफना आपको देखने को मिलेगा, जाफना स्टेट है। और जाफना स्टेट से जब आप चलोगे इधर की साइड तो आपको देखने को मिलेगा भारत का तमिलनाडु राज्य, भारत का तमिलनाडु राज्य। और यहीं पर रामेश्वरम है और वहीं से रामनाथपुरम से एक सेतु बनाया गया, भगवान राम ने बनाया था, वो जाफनाई स्टेट को जोड़ता है श्रीलंका के भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। यहीं पर भगवान राम ने सेतु का निर्माण किया था। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं बहुसंख्यक, मेजॉरिटी किसे बोलते हैं, मेजॉरिटी इसे बोलते हैं जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, भाषाई दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से हो, बहुसंख्यक। जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मेजॉरिटेरियन कौन है, बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यक कौन है, मेजॉरिटी में कौन है, तो
तो भारत में आप देखोगे कि भारत में जो है हिंदू मेजॉरिटी में, भारत में कौन मेजॉरिटी में, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में। वैसे ही श्रीलंका में सिंगली मेजॉरिटी में है और बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में। तो बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो श्रीलंका में ये सब हो रहा था। इसके आगे क्या होगा, आगे समझते हैं। 1980 के दशक के उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम आपको बता रहा हूँ। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में यानी जाफना स्टेट और उसके आसपास के इलाकों में 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। स्वतंत्र तमिल ईलम क्या है? यानी ये संगठन है जिसे हम लिट्टे के नाम से जाना जाता है। ये वो संगठन है, तमिल लोगों का संगठन है, श्रीलंकाई और भारतीय तमिल लोगों का संगठन है, जो इस बात की मांग करते हैं कि वो इस बात की मांग करते हैं कि तमिल बोलने वालों के लिए एक तमिलनाडु नाम का एक अलग राज्य वहाँ पर बनाया जाना चाहिए। उनकी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभाकरन नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस आंदोलन को लीड किया, लेकिन देखते ही देखते एक उग्रवादी या कह लीजिए कि आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आया और फिर सिविल वार यानी गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब होता है किसी देश के अंतर्गत दो समुदाय आपस में लड़ने लगे और इस बड़े पैमाने पर खून खराबा होने लगे, बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगे। तो जब गृह युद्ध छिड़ गया तो गृह युद्ध में क्या होता है, गृह युद्ध में जो मजबूत समुदाय होता है वो कमज़ोर समुदाय का शोषण करता है, उसे मारपीट होती है। तो राजीव गांधी जी ने क्या निर्णय लिया, राजीव गांधी जी ने यहाँ पर शांति सेना भेजी। शांति सेना यहाँ पे भेजी, राजीव गांधी जी ने सेना भेजी, भारत की शांति सेना, पीस कीपिंग फोर्स इसे नाम दिया गया। और पीस कीपिंग फोर्स जब वहाँ पे गई, गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन इस गृह युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और भारत के शांति सेना के 1000 जवान यहाँ पे शहीद हो गए। और जबकि भारत इसी तो श्रीलंका का है, लेकिन चूँकि भारत का पड़ोसी देश है, इसका पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी मैन रूप से देखोगे, सिक्योरिटी इश्यू जो है भारत की जलीय सीमा श्रीलंका से लगती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने शांति सेना भेजी थी, लेकिन ये सेना के बड़े पैमाने पर जवान जब शहीद हो गए तो राजीव गांधी जी को शांति सेना वापस लेनी पड़ी। और इससे क्या होगा, तमिल लोग वहाँ के जो रहने वाले तमिल लोग थे उनमें एक तरीके से दुर्भावना फैल गई राजीव गांधी के प्रति कि इन्होंने हमारे जो स्वतंत्र तमिल की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया और गृह युद्ध को दबाने का प्रयास किया। इसीलिए यही कारण हुआ कि जब 1991 में तमिलनाडु में एक सभा को संबोधित कर रहे थे राजीव गांधी जी, तो उसी तमिल एलम से जुड़ी हुई एक लड़की ने, इसका नाम मनु था, उसने एक मानव बम के रूप में काम किया और अपने शरीर में बम फिट करके राजीव गांधी को गले लगाया और बम वहाँ पर फटा। उसके मनु के साथ राजीव गांधी जी वहाँ उनकी डेथ हो गई और वो शहीद हो गए। तो एक प्रधानमंत्री को तमिल समस्या के कारण, श्रीलंका की समस्या के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े और फिर तब जाकर के तमिलनाडु की ये समस्या सुलझी है। लेकिन अभी भी ये समस्या पूरी तरह से सुलझी नहीं है। इसके साथ ही भाषा की समस्या भी वहाँ पे बनी हुई है और सरकारें वहाँ पर क्या होता है, गृह युद्ध का शिकार हो जाती हैं। कभी एक पक्ष सत्ता पर बैठता है, कभी दूसरा पक्ष सत्ता पर बैठता है, तो दूसरा पक्ष उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है और तख्ता पलट जैसी समस्याएं बन जाती है। यानी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि आप कैसी आंशिक डेमोक्रेसी वहाँ पे देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद। इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा।